मैं विजयपाल सिंह, गणित अध्यापक, शिक्षा विभाग हरियाणा से आज के एजुसेट प्रसारण की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 के अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सर्वांग समता शब्द को समझने की कोशिश करें तो हम सर्वांगसम से शुरू करते हैं। सर्वांगसम शब्द का यदि संधि विच्छेद करें, हम इसे 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। सर्व जमा अंग जमा सम। सर्व यानी सारे, सभी, अंग यानी हिस्से या भाग, और सम यानी समान। प्यारे बच्चों, जिन दो आकृतियों के सभी हिस्से, सभी भाग आपस में समान आकार के, समान माप के हों तो वो दो आकृतियां आपस में सर्वांगसम होती हैं। और उन दो आकृतियों के आपस में सर्वांगसम होने के संबंध को ही सर्वांगसमता कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्वांगसमता के शाब्दिक अर्थ को जानने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, अब हम आपस में आकृतियों की सर्वांगसमता को देखने की कोशिश करते हैं। किसी भी तल में दो आकृतियों को कब सर्वांगसम कहा जाए, कब सर्वांगसम होती हैं, तो कोई भी दो आकृति हम लेते हैं। ये दो आकृतियां हमने ली, ये सर्वांगसम है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए हम 2-3 तरीके अपना सकते हैं। एक तो इनके सभी भागों के माप आपस में समान हैं, बराबर हैं, तो ये सर्वांगसम होती हैं। उसको चेक करने के लिए एक तरीका है कि एक ट्रेसिंग पेपर लें, एक आकृति पर रखें और इसकी आकृति उस पर बना के उसे हम दूसरी आकृति पे ले जाकर रखें। तो यदि इसका जो ट्रेसिंग पेपर पे इसकी जीरोक्स कॉपी बनेगी वो पूर्णतः इसको ढकती है, तो फिर ये आपस में सर्वांगसम हो गई। या फिर दूसरा तरीका है कि इसके आकार की हम किसी कागज पे, पेपर पे काटें और इस आकृति को हम ले जाकर इस आकृति पर रखें। यानी कि दोनों आकृतियों में से जब भी एक आकृति दूसरे को पूरा ढक लेती है तो वो आकृतियां आपस में सर्वांगसम होती हैं। सर्वांगसम की अब बात करें तो सबसे पहले हम रेखाखंड की सर्वांगसमता की बात करें, जो आपने पहले सीखा होगा। कोई भी दो रेखाखंड कब सर्वांगसम होते हैं? जब उन दोनों रेखाखंडों की लंबाई आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए अपने पास ये दो रेखाखंड हैं AB और PQ। ये दोनों रेखाखंड आपस में सर्वांगसम होंगे यदि इनकी लंबाइयां आपस में बराबर हों, और इसका उलट यदि ये दोनों रेखाखंड सर्वांगसम हैं तो फिर इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। इसकी मोटाई जो है वो इसमें मायने नहीं रखेगी। इसी प्रकार से यदि हम इससे आगे बढ़ें, कोणों की सर्वांगसमता की बात करें, तो कोणों की सर्वांगसमता में मायने रखता है उनका माप। कोई भी दो कोण, मान लीजिए एक तो ये कोण हमने बनाया और एक ये कोण हमने बनाया। अगर मान लीजिए इनके माप बराबर हैं, ये 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है, तो ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि इसकी जो भुजाएं हैं, जो किरणें हैं, इनका साइज इनसे छोटा है, परंतु क्योंकि इनकी माप बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम है। तो कोणों की सर्वांगसमता में उनका माप मायने रखता है। यदि माप बराबर है तो दोनों कोण सर्वांगसम है, और यदि दो कोण सर्वांगसम हैं तो उनकी माप बराबर होती है। प्यारे बच्चों, अभी हमने जाना कि दो रेखाखंड यदि एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं तो वो आपस में सर्वांगसम होते हैं। दो कोण यदि एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं तो वो आपस में सर्वांगसम होते हैं। इसी संकल्पना को त्रिभुजों के लिए यदि हम देखें तो दो त्रिभुज भी आपस में सर्वांगसम होंगे यदि वो एक दूसरे की प्रतिलिपि हो। एक को दूसरे पर रखे जाने पर वो आपस में एक दूसरे को पूर्णतः ढक लें तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते। हम यहाँ पर दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR देख रहे हैं। यहाँ पर AB बराबर PQ, BC बराबर QR तथा AC बराबर PR, यानी दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं।
इसे चेक करने के लिए चलिए हम त्रिभुज PQR को उठाकर त्रिभुज ABC पर रखते हैं। तो इसने PQR ने त्रिभुज ABC को पूर्ण रूप से ढक लिया है। जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूर्ण रूप से ढक ले तो सर्वांगसम होते हैं, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अब दो त्रिभुज और लेते हैं, त्रिभुज DEF और त्रिभुज UVW। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं। इसको चेक करने के लिए चलिए UVW को उठाकर हम DEF पर रखते हैं। तो अब UVW ने DEF को पूर्ण रूप से ढक लिया है। तो त्रिभुज DEF सर्वांगसम त्रिभुज UVW, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम हैं। सभी संगत भुजाएं बराबर थी। अब देखिए संगत भुजाएं बराबर थी, उसके साथ साथ इनके संगत कोण भी बराबर हैं। हम देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में कोणों की माप आपस में बराबर है। और इसको चेक करने के लिए एक बार फिर से उठाकर रखते हैं। तो देखिए UVW के तीनों कोण त्रिभुज DEF के तीनों कोणों के बराबर हैं, यानी सभी संगत भुजाएं और सभी संगत कोण ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में समान होते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रम से दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आइए एक बार दो त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक त्रिभुजाकार शीट काटी हुई थी, उसकी सहायता से हम दो त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमने एक ही माप से ये दोनों त्रिभुजें बनाई हैं, इसका नाम देते हैं, ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज PQR। अब क्योंकि ये दोनों आपस में समान आकार और समान माप की हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। त्रिभुज PQR के देखिए इसके साइज का हमने ये काटा हुआ है। जब इसको उठा करके हम इस त्रिभुज पर रखते हैं तो ये इसको पूर्णतः ढक लेता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P A के ऊपर आता है, Q B के ऊपर आता है और R C के ऊपर आता है। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। और इनमें हम देखेंगे कि A P के ऊपर, B Q B के ऊपर और R C के ऊपर आता है, तथा AB PQ के अनुदिश है, AC PR के अनुदिश है और BC QR के अनुदिश है। इस तरीके से इन भुजाओं के और कोणों के बारे में हम देख रहे हैं, शीर्षों के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है कि देखिए ये जब हमने यहाँ उठाकर रखा, इसके माप का जब हमने यहाँ उठाकर, हम ये भी देख रहे हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे AB और PQ भुजा आपस में बराबर है, BC और QR भुजा आपस में बराबर है, AC और PR भुजा आपस में बराबर है, तथा कोण P कोण A के बराबर है, कोण Q कोण B के बराबर है तथा कोण R कोण C के बराबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके जो संगत भाग हैं वो आपस में बराबर हैं। एक चीज़ यहाँ और सीखने को मिल रही है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अंग यानी संगत भुजाएं और संगत कोण ये भी आपस में माप में बराबर होते हैं। तो ये जानने की कोशिश करें एक बार कि यहाँ पर संगत शीर्ष कौन कौन से आएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे A और P संगत हैं, B और Q संगत हैं तथा C और R संगत हैं। इसी तरीके से संगत भुजाएं, संगत भुजाएं देखिए AB के संगत कौन सी हुई, AB के संगत PQ है, AB और PQ, BC और QR तथा AC और PR।
अब इनके कोणों को देखते हैं। संगत कोण, कोण ए का संगत कोण P, कोण B का संगत कोण Q, तथा कोण C का संगत कोण R। तो इस प्रकार यहां पर हमने ये भी जाना कि यदि दो त्रिभुज ABC और PQR आपस में सर्वांगसम हैं तो उनके कौन कौन से संगत भाग हैं जो आपस में समान होते हैं। अब देखिए यहां पर जितना महत्व इन संगत भागों की लंबाई और संगत जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई का और जो संगत कोण है उनके माप का जितना महत्व है उतना ही महत्व शीर्षों के सुमेलन का है। ये त्रिभुज PQR के बराबर हमने काटा था और जब हमने यहां से इसको त्रिभुज ABC पूर्णतः ढक लिया, लेकिन यहीं पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं P शीर्ष को A पर ना रखकर किसी दूसरे शीर्ष पर रखूं, यानी P को यदि मैंने B पर रखने की कोशिश की तो क्या ये आपस में एक दूसरे को पूरा ढक पाए? दिख रहा है हमें ऐसा नहीं हो रहा, ये पूरा नहीं ढक रहा है। और P को यदि मैं C पर रखने की कोशिश करूं तो भी इसने इसको पूर्णतः नहीं ढका, जबकि ये आपस में सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हम एक बात और सीख रहे हैं कि जितना इनके कोणों की माप का और संगत भुजाओं के माप का महत्व है उतना ही दो सर्वांगसम त्रिभुजों में उनके शीर्षों के सुमेलन का है। अगर हमने इन शीर्षों का ठीक से सुमेलन किया तो ही हम जान पाए कि ये आपस में सर्वांगसम हैं, ये आपस में एक दूसरे को पूरा ढक रहे हैं। तो सुमेलन को हम किस प्रकार से लिखेंगे? यहां पर हम लिखें कि A सुमेलन P, B के सुमेलन Q से था और C का सुमेलन R से, तथा इसको लिख सकते हैं ABC सुमेलन A के सुमेलन में P, B के सुमेलन में Q और C के सुमेलन में R। तो ABC सुमेलन PQR। आइए इसके बाद हम प्रश्नमाला 7.1 के कुछ सवालों को करने की कोशिश करते हैं। 7.1 के सवाल नंबर 3 में इसमें हमसे कहा गया यदि सुमेलन ABC सुमेलन FED है तो त्रिभुज ABC आपस में सर्वांगसम, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांगसम भागों के नाम लिखने हैं। अब यहाँ सुमेलन से हमें ध्यान देना है कि शीर्ष A किसके सुमेलन में है? F के, शीर्ष B E के और शीर्ष C D के सुमेलन में है। चाहे तो हम इनकी रफाकृति बना लें या सुमेलन के हिसाब से हम इनके संगत सर्वांगसम भागों के नाम लिखेंगे। तो शीर्ष कौन किसके संगत है? शीर्ष यहां से दिख रहा है A सुमेलन F के है, B सुमेलन E के है और C सुमेलन D के है। संगत भुजाएं संगत भुजाएं देखिए यहां से AB के संगत में FE, AB के सुमेलन में FE, BC के ED, BC के सुमेलन में ED और AC के सुमेलन में FD। ये भुजाओं का हो गया। और इसके बाद है संगत कोण। तो चाहे तो हम यहां से जो शीर्ष थे वहीं पे कोण बनता है, या इसकी एक रफाकृति बना लें, वहां से भी हम कोणों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्योंकि A और F आपस में सुमेलन में हैं तो कोण A सुमेलन सर्वांगसम भागों संगत भागों के नाम लिखते थे। A F के है, कोण B कोण E के है और कोण C
कोण डी के हैं। प्रश्नमाला 7.1 के ही सवाल नंबर 4 को देखते हैं। यदि त्रिभुज DEF सर्वांगसम है त्रिभुज ABCA तो त्रिभुज BCA के उन भागों के नाम लिखिए जो निम्न के संगत हों। अब यहाँ पर हमें यहाँ ये सर्वांगक्षमता जो लिखा हुआ है सर्वांगसम, इनका जो सुमेलन है उसके हिसाब से देखना है संगत। तो देखिए कोण E का संगत यहाँ पर क्या है, कोण B। कोण E के सुमेलन में या संगत में हो गया कोण C। भुजा EF के सुमेलन में CA। इसी प्रकार से कोण F, तो कोण F के सुमेलन में शाबाश सोचिए कोण A और भुजा DF, तो यहां से देखिए DF के सुमेलन में BA। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से हमें दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के बारे में अच्छी तरह से सीखना है। सुमेलन का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा शीर्ष किसके सुमेलन में है, कौन सी भुजा किसके अनुदिश है, कौन सा कोण कौन से कोण के संगत है। इसके हिसाब से ही हम सर्वांगसमता के असली अर्थ को जान सकते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और पुस्तक में दी गई इन समस्याओं को हल करने का प्रयास कीजिए। अब अंत में अभ्यास कार्य के रूप में प्रश्नावली 7.1 का अभ्यास कीजिए।